पर I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए भारत सरकार के स्वायत्त शासी संस्था शिक्षा मंत्रालय के माध्यम से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जारी किया गया, जो तत्कालीन शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में तैयार किए मॉडल बायलॉज पर आधारित थे। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के माध्यम से एक स्पॉन्सरिंग बॉडी का चयन किया गया और भारतीय शिक्षा बोर्ड सोसाइटी पंजीकृत करके भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। मॉडल बायलॉज के अनुसार 7 सदस्य भारत सरकार द्वारा नामित और 11 सदस्य स्पॉन्सरिंग बॉडी भारतीय शिक्षा बोर्ड द्वारा गवर्निंग बॉडी में होंगे। भारतीय शिक्षा बोर्ड के पाठ्यक्रम और पाठ्य विवरण का परीक्षण NCERT एंड CBSE से कराया गया तथा उसके आधार पर यह प्रमाणित किया गया कि करिकुलम नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क के अनुकूल एवं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के भावनाओं के अनुरूप है। भारतीय शिक्षा बोर्ड CBSE की ही तरह संचालित बोर्ड है, जो पूर्णतः प्रशासनिक एवं वित्तीय रूप से स्वतंत्र है। भारतीय शिक्षा बोर्ड देश के सभी अन्य स्कूली शिक्षा बोर्डों के समकक्ष उसी तरह अधिसूचित है जैसे CBSE। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए एपिसोड में। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय शिक्षा बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष माननीय डॉक्टर NP सिंह जी। तो चलिए जानते हैं उनसे कि भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन क्यों हुआ, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है और किस तरीके से भारतीय शिक्षा बोर्ड शिक्षा की दुनिया में कार्य कर रहा है। सर, स्वागत है आपका प्रणाम एकता जी इस एपिसोड में आपका। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि भारतीय शिक्षा बोर्ड की गठन क्यों की गई या फिर इसके पीछे की सोच क्या थी? देखिए, किसी भी शिक्षा व्यवस्था का जो प्रमुख उद्देश्य होता है कि ऐसे युवाओं का शिल्पन करना जो युगानुरूप जो चुनौतियां हैं उनके समाधान के लिए एक सार्थक ज्ञान सृजन करने की क्षमता उनके अंदर विकसित हो। अगर इसको मैं एक पंक्ति में कहूं तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी एजुकेशन सिस्टम इज टू क्रिएट द जनरेटर ऑफ न्यू नॉलेज सिस्टम which is socially relevant to address the contemporary concerns and empower and enable the youth to be successful in proposing meaningful solutions to the challenges. अगर जो आज की जो चुनौतियां हैं, आज के उदाहरण के लिए अगर 21वीं शताब्दी में जो पूरी दुनिया में एक नागरिक के रूप में और विशेष रूप से भारत के नागरिक के रूप में भारत की और वैश्विक चुनौतियां क्या हैं, उसके समाधान के लिए जो नए ज्ञान सृजन की आवश्यकता है उसके अनुरूप क्षमता संवर्धन करना ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए ये बहुत आवश्यक होता है कि हम अपनी पूरी सांस्कृतिक यात्रा में समय समय पर जो चुनौतियां आई उनका समाधान करने के लिए हमारे पूर्वजों ने जिस तरह से ज्ञान संपदा का सृजन किया उसका पूर्णतः बोध होना चाहिए। अगर पूरी कल्चरल जर्नी में जो समस्याएं राष्ट्र के समक्ष आई या विश्व के समक्ष आई, उनके समाधान के लिए हमारे पूर्वजों ने किस तरह से उससे निपटने के लिए कहें, उससे पार पाने के लिए कहें या
उन चुनौतियों का एक बहुत ही पुरुषार्थ के साथ सामना करना कहें, उसके लिए जो उन्होंने ज्ञान संपदा सृजित की, वो क्या हुई, कैसे हुई, क्यों हुई। और जब संपूर्णता में उसका बोध होता है तो अतीत के गर्भ से ही वर्तमान का उद्भव होता है और वर्तमान भविष्य का बीज होता है। बिल्कुल। इसलिए अतीत की निरंतरता, सातत्यता के साथ उसका एक बहुत ही उचित विश्लेषणात्मक रूप से अध्ययन करते हुए वर्तमान की चुनौतियों के लिए उपयुक्त ज्ञान वातावरण बनाना और भविष्य में क्या चुनौतियां आ सकती हैं संभावित, उनका चिन्हीकरण करना और वर्तमान को इस रूप में गढ़ना कि हम वर्तमान चुनौतियों का तो सामना करें लेकिन भविष्य के में भी संपोषकीयता हो। इकोनॉमिक ग्रोथ, फिर इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी, आर्थिक प्रगति, मानवीय विकास, पारिस्थितिकीय संपोषकीयता के साथ। इन दृश्य से देखने के लिए शिक्षा व्यवस्था की आवश्यकता थी और भारत में तो विशेष रूप से इसलिए थी कि हमारी जो भी अतीत की ज्ञान परंपरा थी 1835 के इंडियन एजुकेशन एक्ट के द्वारा उसको पूर्णतः टेक्स्ट बुक से, पेडागॉजी से, मूल्यांकन पद्धति से, स्कूल, पर्यावरण और संस्कृति से बिल्कुल अलग कर दिया गया। एक तरह से 190 वर्षों में शिक्षा पद्धति इस प्रवाह में चलती रही है भारत में कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश हुकूमत की एक इच्छा थी, संकल्प था कि हम भारत में फिजिकली, भौतिक रूप से तो भारतीय रहने दें लेकिन वैचारिक रूप से उन्हें हम उपनिवेश बना लें, जिसको हम कहते हैं कॉलोनाइजिंग द कॉन्शसनेस, चेतना का उपनिवेशीकरण। और उसके लिए उन्होंने पूरी शिक्षा पद्धति का शिल्प इस तरह कर दिया। उसके कारण से हम अपनी संस्कृति के प्रति गौरव का अनुभव नहीं करते, हम अपनी संस्कृति के प्रति हीन भावना का अनुभव करते हैं। या तो हम ज्ञान संपदा जानते नहीं या जानते हैं तो उसे हीन भावना के साथ देखते हैं। ये दृष्टि ही विकसित कर दी गई शिक्षा पद्धति के माध्यम से षड्यंत्र के तहत। समय समय पर इसमें परिवर्तन हुए। स्वतंत्रता प्राप्ति के पहले भी बहुत सारे ऐसे मनीषी थे भारत के जिन्होंने ये स्वर बहुत ही सशक्त रूप से उठाया। स्वामी विवेकानंद ने, महर्षि दयानंद ने, महर्षि अरविंदो ने, पंडित मदन मोहन मालवीय ने, यहाँ तक कि महात्मा गांधी ने भी ये बार बार ये स्वर उठाया कि भारत में शिक्षा भारत से अभिमुख होनी चाहिए, भारत से संपृक्त होनी चाहिए। महर्षि अरविंदो तो बहुत ही तीखी भाषा में कहते हैं कि ये कैसी भारतीय शिक्षा है जहां भारत ही नहीं है, ये तो पाश्चात्य शिक्षा है। और जहां का युवा अपनी संस्कृति के गर्भ से हट जाता है तो वो एक पर कटे पक्षी की तरह अशक्त हो जाता है। तो भारत के बच्चों के युवा मानस को पीढ़ी दर पीढ़ी 190 वर्षों में इस तरह गढ़ दिया गया कि हम बिल्कुल ही अशक्त हो गए। और आज देखिए तो दो तरह की समस्याएं अक्सर दिखती हैं शिक्षा में। एक तो संस्कार का अभाव और दूसरा शिक्षा में उद्यमिता का अभाव। हमारे बच्चे नौकरी 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 इसी पर केंद्रित रहते हैं। क्यों? क्योंकि स्वाभिमान नहीं है, आत्मगौरव नहीं है, उनके अंदर आत्मविश्वास समाप्त हो गया है। उन्हें हमने पढ़ा दिया है पिछले ये 200 वर्षों में कि जो कुछ भी ज्ञान सृजन होता है पश्चिम में होता है, आप तो अनुसरण करने वाले हो। आपके किसी भी पूर्वज तो आपके अनपढ़ थे, जादू टोनों वाले थे, मदारियों की संतान हो तुम, तो उनके मन में कहाँ से नवोन्मेष की भावना आएगी?
इस विष को समाप्त करने के लिए जो समय समय पर अनेक मनीषियों ने स्वर उठाया था राष्ट्र प्रेमी, उन्हीं के स्वर को और अधिक सशक्त रूप से पूज्य स्वामी रामदेव जी ने 21वीं सदी के प्रारंभ से ही उठाना शुरू किया। प्रसन्नता की बात यह है कि 2019 में भारत सरकार ने भी उनके संकल्प को एक वैधानिक स्वरूप दिया और भारतीय शिक्षा बोर्ड का उद्भव हुआ, और जिसमें ये उद्देश्य रखा गया कि आधुनिक शिक्षा में भारतीय ज्ञान परंपरा का समन्वय किया जाए। This is the first board in the country which has the fundamental nucleus behind the vision of the board as blending Indian knowledge system with modern education. बाकी इस भारत में जितने भी बोर्ड हैं उसमें ये उद्देश्य नहीं लिखा हुआ है। और मैं एक पंक्ति में अगर इसको मैं निष्कर्ष के रूप में कहूं तो मैकाले की वैचारिक गुलामी से जोड़ने की भारत की जो विषाक्त शिक्षा पद्धति थी, उसका अमृत समाधान है भारतीय शिक्षा बोर्ड। अधिकांश लोग जो भारतीय शिक्षा बोर्ड के बारे में जानते हैं या सुन रहे हैं या नए नए उनको किसी भी माध्यम से पता चल रहा है, लोगों के मन में ये सवाल बहुत ज़्यादा आता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड किसी एक पंथ को लेकर काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दे रहा है, तो इसके पीछे की सच्चाई क्या है? महर्षि अरविंदो कहते थे कि यदि भारत का बच्चा भारत के दर्शन को नहीं जानता, भारत का बालमानस अगर भारत की सांस्कृतिक प्रवाह से आप्लावित नहीं होता, यदि भारत की शैक्षणिक संस्थान इसमें विफल होते हैं कि भारत के युवा को भारत के महापुरुषों से, भारत की समग्र सांस्कृतिक यात्रा से, भारत के सभी तीर्थ स्थलों से, भारत की अपार प्राकृतिक संपदा से जोड़ ही नहीं पाते, तो बच्चों के साथ अन्याय करते हैं। हर देश क्या एक फिलॉसफी होती है। अगर आप पाश्चात्य यूरोप के लोग, क्या हम ये कहें कि आज जो शिक्षा पद्धति वो विकसित कर रहे हैं वो किसी एक पंथ को विकसित कर रहे हैं? क्योंकि उनके भी तो विचार, जो भी देकार्त की जो रैशनलिस्ट फिलॉसफी से 17वीं शताब्दी में प्रारंभ होती है, वो भी तो अरस्तु की फिलॉसफी से ही प्रभावित है। बिल्कुल। और वो सारे के सारे दर्शन, चाहे हम देकार्त, स्पिनोजा, लाइबनिज, लाक, बर्कले, ह्यूम, कांट, मार्क्स, सार्त्र, हीगल, फ्रायड, डार्विन, और वैज्ञानिक के रूप में न्यूटन, मैक्सवेल, फराडे, आइंस्टीन, आगे इसकी यात्रा चलती है। वो सारे के सारे लोग तो किसी न किसी विश्वास पद्धति में ही, बिलीफ सिस्टम में ही तो आस्था रखते थे। न्यूटन भी एक क्रिश्चियनिटी में आस्था रखते थे, आइंस्टीन भी क्रिश्चियनिटी में आस्था रखते थे। तो कोई व्यक्ति अगर किसी भी एक अच्छे विचार को तर्कयुक्त प्रामाणिक ढंग से विश्व और युग के अनुकूल गढ़ने की कोई पद्धति लाता है, और वो पद्धति को विकसित करने के पीछे जिसका विजन है, अगर वो सनातन धर्म से जुड़ा है, तो इसमें क्यों लोगों को गलती दिखाई पड़ती है? अगर कौन सा ऐसा व्यक्ति है दुनिया में जो किसी न किसी विश्वास पद्धति से नहीं जुड़ा है? कोई नहीं। अगर कोई कम्युनिस्ट भी है तो वो कम्युनिज्म ही आज के युग में उसका धर्म हो गया है, पंथ हो गया है, सेक्ट हो गया है। क्योंकि जब भी आप किसी विचार में प्रगतिशीलता का अभाव करते हैं, डायनेमिज्म समाप्त हुआ जैसे ही वैचारिक प्रवाह में, तो वैसे ही वो सेक्ट हो जाता है, पंथ हो जाता है। और भारत की जो सनातन भूमि है, विश्वास पद्धति जिसको लोग कहते हैं, ये तो एक धर्म है, एक विचार है पूरी मानवता के लिए। जो सनातन
वही कह रहा है जो आज पूरा का पूरा पश्चिमी यूरोप जिस संपोषकीयता की बात कर रहा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल फिलॉसफी, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, इसका अगर मातृगर्भ कहीं हो सकता है तो भारत की ही विश्वास पद्धति और धर्म और दर्शन और फलसफा हो सकता है। तो इसलिए अगर पूज्य स्वामी रामदेव जी इसके पीछे हैं विजन के रूप में, स्तंभ के रूप में, तो वो तो हमारे आयुर्वेद को भी पतंजलि रिसर्च फाउंडेशन के माध्यम से पूरे के पूरे वैज्ञानिक आधुनिक मानकों पर उसके प्रमाणीकरण का प्रयास कर रहे हैं 400-500 वैज्ञानिकों के साथ। और जिस जीवन पद्धति की बात करते हैं वो कि पूर्ण स्वस्थ होने के लिए दवा नहीं, योग चाहिए, आपको अपनी आंतरिक शक्ति पैदा करनी है योग और अध्यात्म के माध्यम से। आप बीमार ही ना हो, दवा की जरूरत तो तब होती है जब बीमार हो। तो हम क्यों ऐसा युग बनाना चाहते हैं, विश्व बनाना चाहते हैं जहां पहले सबको बीमार करें और फिर इसके बाद दवाई खिलाएं। तो अगर कोई बात, अगर इतना वैज्ञानिक बात करते हैं, वो समग्र स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, वैचारिक स्वायत्तता की बात कर रहे हैं, सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ाव की बात कर रहे हैं, भारत की ज्ञान परंपरा के प्रवाह की बात कर रहे हैं और आधुनिक युग के अनुरूप चुनौतियों के लिए अतीत के गर्भ से वर्तमान के प्रकाश में नई ज्ञान सृजन की संभावना और अंकुरण की बात कर रहे हैं, तो इसमें किसी एक पद्धति से साथ ठहराव का तो कहीं कोई प्रश्न नहीं दिख रहा। तो इसलिए मैं ऐसे सभी दिव्य आत्माओं से आग्रह करूंगा कि अपना आग्रह छोड़ दें। ये भारत हमेशा ज्ञान परंपरा का एक बहुत बड़ा, एक पूरी दुनिया को एक दृष्टि देता रहा है। पुनः 21वीं सदी में ऐसा भारत खड़ा करना है कि जो एक अशक्त विश्व आज तमाम संकटों से जूझ रहा है, उसके समाधान प्रस्तुत करने के लिए युवा तैयार हों। तो ये इसके लिए उर्वरा पृष्ठभूमि है भारतीय शिक्षा बोर्ड। आपने विजन की बात की, तो भारतीय शिक्षा बोर्ड का विजन और मिशन जो है वो किस तरीके से, क्योंकि भारत की एजुकेशन पॉलिसी है NEP 2020 के अंतर्गत जो आती है, तो वो किस तरीके से संरेखित है? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार ने बहुत एक विद्वानों के समूह में तमाम विमर्शों के बाद तैयार किया। और प्रसन्नता की बात यह है कि पूज्य स्वामी रामदेव जी ने जो संकल्प पत्र दिया था भारतीय शिक्षा बोर्ड के गठन के लिए भारत सरकार को, उसमें वो सारे बिंदु लिखे हुए थे जो 1 वर्ष बाद, 2 वर्ष बाद, बल्कि शायद 2016 से 20, 4 वर्ष बाद, वही सारे बिंदु न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी प्रतिध्वनित होते हैं। तो भारतीय शिक्षा बोर्ड को जिस मिशन से खड़ा करना था, उस मिशन को एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट में एक आत्मा की तरह स्थान दे दिया भारत सरकार ने। एक लक्ष्य तो हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का और पूज्य स्वामी रामदेव का वही पूर्ण हो गया। अब उन्होंने, भारत सरकार ने, विद्वानों ने विचार विमर्श के बाद NEP दी और NCF दिया, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा की बात भी है, नवोन्मेष की बात भी है, ज्ञान सृजन की बात भी है, और शिक्षा को सोचना नहीं बल्कि बोध के स्तर पर समझने की बात भी है। तो सारा विजन हमारा भी विजन है। जहां तक उसके ब्लूप्रिंट की बात है, पूर्णतः संरेखित रहेगा भारतीय शिक्षा बोर्ड नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। क्यों? क्योंकि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क में जो भी कॉम्पिटेंसी, दक्षताओं की चर्चा की गई है, स्वाभाविक रूप से जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं होंगी एकता जी, वो सब NCF की जो कॉम्पिटेंसी का ब्लूप्रिंट है उसके भीतर ही होंगी, उससे बाहर नहीं होंगी। वो चाहे JEE की परीक्षा हो, चाहे नीट की परीक्षा हो, चाहे UPSC की परीक्षा हो, अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं राज्य स्तरीय हों, सब में जो दक्षताओं के आकलन के लिए प्रश्न होंगे वो NCF के ही ब्लूप्रिंट के अंदर से होंगे। तो हम भारतीय शिक्षा बोर्ड को उसके अनुकूल बनाना चाहते हैं।
एक आखिरी सवाल आपसे आज के इस एपिसोड का, भारतीय शिक्षा बोर्ड को आने वाले 5 से 10 सालों के बाद आप कहाँ देखते हैं? भारतीय शिक्षा बोर्ड, एकता जी, भारत के 146 करोड़ जो जनता है ना, और जो संस्कार विहीनता और नौकरी परखता कि कोरोना वायरस से जो प्रताड़ित हैं अभिभावक, सबकी आत्मा का स्वर है भारतीय शिक्षा बोर्ड की दृष्टि। अब हम कितना उनके तक पहुंच पाते हैं, कितनी तेजी से पहुंच पाते हैं, स्वीकार करने के लिए लोग खड़े हैं, लेकिन इसके लिए पूरा ताना बाना, अवस्थापना सुविधाएं, पुस्तकें एक बहुत बड़ा कार्य है, वो भी भारत जैसे विशाल देश के लिए। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि आज मात्र बनने के 3 साल के अंदर हम 19 प्रांतों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा दिए। इतनी गति से कोई बोर्ड नहीं बढ़ा है। सीबीएसई भी 1928-29 में बोर्ड था बना, और 1990 तक उनके पास मात्र 4000 विद्यालय थे। आईसीएसई अब से 200 साल पहले का बोर्ड है और उसमें मात्र 2800 विद्यालय हैं। और हमने एफिलिएशन देना शुरू किया 6 महीने पहले, जब पुस्तकें हमारी कुछ 8वीं स्तर तक तैयार हो गई, तो 6 महीने में हमारे पास 580 विद्यालय आ चुके और विभिन्न प्रांतों के, और तेजी से आवेदन आ रहे हैं। तो मुझे लग रहा है कि दृष्टि कोई हमारी दृष्टि नहीं है, तो हमसे नहीं जुड़ेंगे लोग। भारतीय शिक्षा बोर्ड उन्हीं का एक जो स्वप्न है उनका चिरकाल से, कि मेरा बोर्ड हो, भारत बोध के साथ बोर्ड हो, बच्चा संस्कार युक्त हो, बच्चे में आत्मगौरव हो, आत्मविश्वास हो, बच्चे में नेतृत्व की क्षमता हो, उन आकांक्षाओं को पूर्ति करने का साधन भारतीय शिक्षा बोर्ड है। इसलिए इसको बढ़ने में कोई इस रथ को रोक नहीं सकता। सर धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। कुछ और बातें जो भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़ी हुई है, जैसे अफिलिएशंस, टेक्स्ट बुक के बारे में जानकारी, ये सब बातों के बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट एपिसोड में चेयरमैन सर के साथ, और जानेंगे कि आखिरकार भारतीय शिक्षा बोर्ड किस तरीके से अफिलिएशन दे रहा है और किस तरीके से टेक्स्ट बुक प्रदान कर रहा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।